हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। क्या जानने वाले हैं? पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र जानेंगे, ठीक है ना। देखिए, पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। हम लोग क्या जानेंगे? पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र जानेंगे, ठीक है ना। यहां देखेंगे, जो न्यूटन ने क्या लिया था, एक उत्तल लेंस लिया इस तरह से, ठीक। इसकी फोकस दूरी F1 इधर होती है और C1 इधर होती है, ये क्लियर है आप लोगों को। F2 इधर होता है और C2 इधर होता है, क्लियर। इन्होंने क्या किया था, एक वस्तु लिया इधर, ठीक, और इससे इन्होंने क्या किया, मान लिया कि इसकी फोकस यानी F1 से दूरी इसकी कितनी है, x1 है। F1 से दूरी इसकी कितनी है, x1 है, और जहां इमेज बनेगा वो दूरी क्या लिया इन्होंने, h2 लिया F2 से, ठीक है। देखते हैं कहां इमेज बनेगा। पहली किरण इस तरह से इन्होंने निकाला मुख्य अक्ष के समांतर, और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है, क्लियर हो गया। और दूसरी किरण इन्होंने कहां से निकाला था, F1 से निकाला था। कहां से निकाला था, F1 से निकाला। और आपको पता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्लियर हो गया। और जहां कट किया वहां कहां बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक किसी बच्चे को? नहीं। चलिए बेटा, अब हम नाम लिख देते हैं थोड़ा सा। वस्तु का क्या हो गया, ए बी लिख दिया। प्रतिबिंब का क्या लिख दिया, सी डी लिख दिया, ठीक। इसको एक काम करो, इस तरह से डॉट 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 मिला दो, ठीक है। ये बिंदु हमने क्या ले लिया, O, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए M। कोई दिक्कत नहीं ना। अब न्यूटन साहब ने ये दूरी क्या लिया, x2 लिया, और यहां से ये दूरी क्या हो गया आपका, F2, और ये क्या हो गया, F1, क्लियर हो गया। तो इन्होंने जो अपना प्रूफ लाके दिया था वो क्या दिया था, F1 F2 इज इक्वल टू x1 x2। ये न्यूटन साहब का क्या था, फार्मूला था, जो न्यूटन साहब ने पतले उत्तल लेंस के लिए निकाला था। समझ आ रही बात? आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। यहां देखेंगे प्रूफ क्या करेंगे बेटा, यहां देखना, एक बार ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABF1 और OPF1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक बार हम लोग चलेंगे ABF1 और F1PO में, और दूसरी बार हम लोग चलेंगे OMF2 और F2CD में, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे और उसके बाद दोनों ट्रायंगल को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, क्लियर है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो बेटा देखते हैं। यहां क्या करना, तुम इसको एंगल 1 मान लेना और इसको कितना मान लेना, 2, क्लियर। तो पहले क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा, त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज
OPF1 में, त्रिभुज ABF1 तथा OPF1 में क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। वो कौन सा एंगल होगा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। कई बार हमने ये अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्या लेना, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। कैसे, 90 डिग्री के। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है और त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABF1 समरूप हो गया त्रिभुज OPF1 के। क्लियर। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, कर लेंगे, यानी इसकी ये भुजा क्या हो गई AB और बटे उसकी भुजा क्या हो गई OP। क्लियर। इक्वल टू क्या हो गया, AF1 अपान क्या हो गया, OF1। क्लियर हो गया। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे आप, फर्स्ट मान लीजिएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए बाबू आते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। सेकंड कंडीशन क्या, हम लोग चलेंगे त्रिभुज OMF2 यानी ट्रायंगल OMF2 तथा ट्रायंगल क्या होगा F2CD में। क्लियर हो गया। यहां देखेंगे फिर वही काम क्या होगा, कोण 4 तक ले लिया तो इसको 5 ले लो और इसको क्या ले लोगे 6, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कोण 5 बराबर कोण 6 के। कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर हो गया। और यहां इसको मान लीजिएगा कोण 7, क्या मानेंगे 7, और इसको कितना 8, यानी क्या हो जाएगा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 के कितने डिग्री 90 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज OMF2 है, OMF2 समरूप हो गया त्रिभुज F2CD के। फिर क्या होगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो यहां क्या होगा OM बटे क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू क्या OF2 अपान क्या हो जाएगा F2D के। यहाँ D है ना, ये C2 तो उधर बाहर है। ठीक, अब हम देखेंगे कि यहां पर जो OP होगा वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्यों, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहां लिख सकते हो आप OP इज इक्वल टू CD, क्या होगा सॉरी OP इज इक्वल टू क्या CD। क्लियर है। और आगे क्या होगा बेटा, OM जो होगा AB के बराबर होगा, यानी OM इज इक्वल टू क्या हो गया AB। कैसे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये क्लियर है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो आप जहां CD है वहां OP, या जहां OP है वहां CD, जहां OM है वहां AB, या जहां AB है वहां क्या लिखेंगे AOM लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, अब मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, इसको आप इक्वेशन सेकंड ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां देखिएगा AB अपान OP है ना, है कि नहीं, तो वहां OP की जगह क्या लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं ना। तो समीकरण 1 में देखिएगा क्या लिखेंगे, AB अपान OP की वैल्यू कितनी है CD है, तो CD लिखेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
AF1 अपान कितना OF1, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, थर्ड। क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे बेटा, इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड में देखेंगे, जो OM की वैल्यू है वो किसके बराबर है, AB के। तो जहां OM है वहां क्या लिख दें, AB, तो लिख दीजिए OM की जगह लिखेंगे AB बटे कितना है CD इज इक्वल टू OF2, ऐसे ही उतार लीजिएगा F2D, इसको क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन 4। ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, इक्वल है। यहां देखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि बायां पक्ष इसका क्या है, बराबर है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इनके दाएं पक्ष भी को क्या होंगे तब, बराबर होंगे, और उनको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, AF1 बटे OF1 इज इक्वल टू OF2 अपान क्या हो गया, F2D। क्लियर हो गया। अब सारी वैल्यू उठा के रख दिया जाए, ठीक है ना। अगर वैल्यू उठा के आप रखेंगे तो ध्यान देंगे, यहां क्या हो जाएगा, AF1 ये वैल्यू कितनी है, x1 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इधर की दूरी ऋणात्मक और उधर की दूरी धनात्मक। तो यहां लिखेंगे AF1 की जगह माइनस x1 अपान OF1 इसकी वैल्यू कितनी है, F1 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस F1 इज इक्वल टू क्या होगा, OF2 की वैल्यू कितनी है, F2। तो इधर की दूरी धनात्मक, अतः क्या हो जाएगा, F2 बटे कितना, F2D। तो F2D क्या बेटा, F2D, तो F2D कितना है, X2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, X2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2। यही न्यूटन साहब ने क्या किया था, प्रूफ किया था। देख लीजिए, यही मुझे प्रूफ करना था ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, x1 x2 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 F2, ठीक है ना। कई कई किताबें क्या करती हैं, मान लेती हैं क्या, F1 जो है वो F2 के बराबर है, ठीक है ना। F1 क्या है, F2 के बराबर है। अगर F1 F2 के बराबर हो जाएगा तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, F के, ठीक है ना। यहां रख देंगे तो क्या होगा, x1 x2 इज इक्वल टू F इंटू F, ठीक है। अभी क्या होगा, F² हो जाएगा, रूट लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट x1 x2 इज इक्वल टू F के, यानी ये क्या होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। क्लियर हो गया। यानी न्यूटन का फार्मूला हमें क्लियर हो गया पतले उत्तल लेंस के लिए। जो न्यूटन साहब ने मुझे फार्मूला बताया था वो 100% क्लियर। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, नोट डाउन। चलिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात ना। क्या जानना है मुझे जानना है किसी वस्तु का उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। समझ में आ रही बात ना। तो ध्यान देंगे, हमें जानना क्या है, किसी वस्तु का उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए
वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ आ रही बात? किसी वस्तु का उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये जो कॉन्सेप्ट हमें जानना है, ठीक है। देखेंगे बेटा, किसी उत्तल लेंस में जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसकी वस्तु से मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है ना। तो यहां हम जानते हैं क्या होगा, अगर कोई भी आप उत्तल लेंस लेते हो, जैसे आपने एक उत्तल लेंस ये ले लिया, ठीक है। यहां आपने क्या रखा, एक वस्तु रख दिया और पहली किरण कैसे निकाला, मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से गई, फोकस से। दूसरी कहां से निकाल दिया, प्रकाशिक केंद्र से। यहां काटा तो ये उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। तो यहां जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की ये न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे क्या, लेंस के सूत्र से, ठीक है ना। लेंस का सूत्र क्या होता है, पतले लेंस के लिए हम लोग जानते हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये सबको पता है। पतले लेंस के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां देखेंगे बेटा, u अगर इधर लेंगे तो u क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और अगर इमेज इधर बनता है तो हमारा v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यप भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके आप रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, अगर फोकस f ले लिया, ठीक, वस्तु की दूरी u ले लिया और प्रतिबिंब की दूरी कितना ले लिया, v ले लिया, तो ठीक क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस अपान माइनस क्या हो जाएगा, u के। क्लियर हो गया? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा, u इंटू वी, और ये क्या होगा, u प्लस वी। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराओगे तो वो क्या आएगा, आ जाएगा u इंटू वी इज इक्वल टू क्या, f ब्रैकेट में क्या, u प्लस v के। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? 100% आया क्या? u इंटू वी इज इक्वल टू कितना हो गया, f u प्लस v। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। देखेंगे बेटा, यहां आप क्या करिएगा, इस f को मत उधर ले जाइएगा, इधर लाइएगा, क्या होगा, uv अपान f इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, u प्लस v के। लिख सकते हैं। अब एक काम करिएगा, आप दोनों पक्षों का क्या कर लीजिएगा, वर्ग कर लीजिएगा। क्या करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, u माइनस वी मिलेगा। क्या मिलेगा, u माइनस वी। कैसे मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला होता है, सबको याद है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ आप लगाइएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों पक्षों का क्या, वर्ग करने पर। लिखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो कितना हो गया, u स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एफ स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस वी का होल स्क्वायर।
क्लियर हो गया। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने फार्मूले पीछे बताया, ठीक। तो फार्मूले से आप लिखेंगे u माइनस वी का होल स्क्वायर और प्लस 4uv लिखेंगे। इसकी जगह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। क्या हो गया, u प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 4uv, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर जो है इज इक्वल टू लिख देंगे u स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, u माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4uv इंटू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, पक्का। अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक, और उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा u माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा u स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 4uv का 4uv एफ स्क्वायर। होगा, दिख रहा है। यहां देखेंगे क्या होगा, अब ये वैल्यू जो हमारी आएगी, देखिए u माइनस वी का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी धनात्मक आएगी। ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू भी तो हमारी क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, पक्का। तो लिख दीजिए यहाँ आगे, मिटाओ इसको, एक बार नोट कर लीजिए आप। यहां देखेंगे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 4uv, ठीक है, इंटू एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब यहां से क्या लिखेंगे हम, u स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4uvf स्क्वायर। होगा, कोई दिक्कत, इसको उधर लेके गया। अभी क्या होगा बेटा, ये u से u और v से v कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा तो काट दीजिए। तो यहाँ कितना होगा, ध्यान देंगे, u इंटू वी इज ग्रेटर देन क्या, 4f स्क्वायर। क्लियर, 100%। क्या हो गया, u इंटू वी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 4f स्क्वायर, ठीक। अच्छा, u इंटू वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, f u प्लस v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पक्का पक्का। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, u इंटू वी की जगह लिखेंगे क्या, f u प्लस v। तो यहां लिखेंगे f u प्लस v, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4f स्क्वायर। होगा 100%। तो ये क्या होगा, f से f कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, u प्लस v इज ग्रेटर देन कितना, 4f के। यानी दो वस्तुओं, सॉरी किसी वस्तु तथा किसी प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वो कितना होना चाहिए, 4f। कितना होना चाहिए, 4f। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, नोट कर लीजिए। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक। यानी हम लिख सकते हैं क्या, किसी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो लिख दीजिए किसी उत्तल लेंस में, किसी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब
के बीच की दूरी 4f से अधिक होनी, कितना होना चाहिए? 4f से अधिक होना चाहिए, ये है ना। ठीक, तो क्या होगा, किसी उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? 4f से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना। अगले कॉन्सेप्ट में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना, विस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या लेके आएंगे? विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।